अगर मैं आपसे कहूँ कभी किसी ने 2 पिज़्ज़ा 4200 करोड़ में ख़रीदा था तो आपको कैसा लगेगा। आई नो ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट डोंट वरी, मैं इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ एंड मनी फैक्ट्स बताने वाली हूँ आज आपको इस वीडियो में। बट सबसे पहले बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसीज वगैरह है क्या और इसको समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज को समझना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि 24 मार्च 2021 को इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि वो अब टेस्ला कार की पेमेंट BTC में भी एक्सेप्ट करेंगे और वो अमाउंट को BTC में ही रहने देंगे, रियल करेंसीज में कन्वर्ट नहीं करना चाहेंगे। और क्रिप्टो करेंसीज को समझना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे पहला कंट्री बन गया है जिसने उसकी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट को लगता है कि डिजिटल करेंसी वर्ल्ड फ्यूचर है। सो डू नॉट वरी, इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। क्रिप्टो करेंसीज को समझने से पहले आपको मनी फैक्ट्स यानी पैसे को समझना ज़रूरी है। पैसे का नॉर्मल मतलब है वैल्यू, यानी किसी ने आपके लिए एक काम किया, यानी उसने आपके लिए वैल्यू क्रिएट की जिसके बदले में आपने उसको पैसे दिए। अब ये इंसान यही पैसे को यूज़ कर सकता है किसी से वैल्यू लेने के लिए या कोई सामान खरीदने के लिए। जब करेंसीज नहीं थी तो पुराने ज़माने में वैल्यू को एक्सचेंज करना काफ़ी अजीब था, यानी अगर आप उसमें प्रोडक्ट एक्सचेंज की जाती थी, आपकी ज़रूरत की प्रोडक्ट आप किसी और से अपनी ज़रूरत की प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते थे, यानी दैट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको कोई वीट या राइस चाहिए होता तो आप किसी और से जिसके पास शुगर एंड जैगरी हो उससे एक्सचेंज कर लेते थे। तो इस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते थे। लेकिन इसमें हो सकता है कि जिससे आप जो प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना चाहते हैं उसको आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत ना हो, इसलिए इस वैल्यू एक्सचेंज को इम्प्रूव करने के लिए नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें गोल्ड एक्सचेंज होने लगा। यानी अगर आपको मुझसे राइस, वीट, जैगरी या शुगर कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझसे उसके अकॉर्डिंग गोल्ड देंगे जिसे मैं और कहीं भी यूज़ कर सकती हूँ, यानी थोड़ा बेटर सिस्टम बार्टर सिस्टम से। लेकिन इसमें भी बहुत सी प्रॉब्लम थी, जैसे कि गोल्ड को कैरी करना बहुत ही मुश्किल था और ऑल्सो साथ में उसको छोटे सामान खरीदने के लिए गोल्ड या मेटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना भी मुश्किल था। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करेंसी सिस्टम चलाया गया, यानी हम हमारे गोल्ड को गवर्नमेंट या किसी अथॉरिटी के पास रख देंगे, यानी हमारे गोल्ड के बदले हमें प्रॉमिसरी नोट दिया जाएगा, यानी करेंसी नोट्स। तो गोल्ड के बजाय इन नोट्स को कैरी करना बहुत ही आसान था और उसके साथ ही गोल्ड को टुकड़ों में बांटने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये नोट्स अलग अलग डिनोमिनेशन में होते हैं जिससे उनकी रेस्पेक्टिव वैल्यू के साथ ये सिस्टम ठीक ही चल रहा था। इन अगस्त 1971 में एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया। ये डिसीजन क्या था कि USA के
37th प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड एंड डॉलर के बॉन्ड को तोड़ दिया, जिससे इससे पहले गवर्नमेंट उतना ही गोल्ड, इतने ही करेंसीज छाप सकती थी जितना गोल्ड उनके पास एक्चुअल में था। लेकिन इस डिसीजन के बाद सब कुछ ही बदल गया। अभी तक हम सबको विश्वास था हमें जो भी नोट्स दिए जा रहे हैं उतना गोल्ड एक्चुअल में गवर्नमेंट के पास है, यानी हमें गोल्ड में विश्वास था। लेकिन आफ्टर 1971 से हमें सिर्फ गवर्नमेंट पे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक पेपर में लिख के दे रही है कि इसकी वैल्यू 2000, 4000 या 1500 या 100 रुपीज़ है। इन लास्ट फ्यू इयर्स में पैसे को इलेक्ट्रॉनिक भी किया गया, इलेक्ट्रॉनाइज भी किया गया। हम इसमें डिजिटल करेंसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट में भी हम विश्वास कर रहे हैं गवर्नमेंट पर। वो हमें लिख के दे रही है कि हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपया है, तो एक्चुअल में हम 1 लाख रुपए का सामान खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट को विश्वास है अपने कंप्यूटर्स में और उन्हें लगता है उसमें कोई एरर नहीं आएगा और ना ही कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जबकि इस टाइप की करेंसीज में कुछ लोगों को लगता है कि सारा कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड है, यानी गवर्नमेंट के पास ही है। अब कहीं लोगों को लगता है, सोचते हैं यार हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि पावर सेंट्रलाइज्ड हो या गवर्नमेंट के पास हो, लेकिन एक्चुअल में इससे फ़र्क पड़ता है। ये एक इशू है। गवर्नमेंट जितने चाहे उतने नोट्स बना सकती है, जिसमें लिख कर दे सकती है कि इसकी वैल्यू अकॉर्डिंगली 2000, 1000 या कुछ भी है। अब इससे क्या होगा, इससे प्रॉब्लम इन्फ्लेशन की हो सकती है, यानी इन एक्सट्रीम केस एक्चुअल वेनेजुला में ये हुआ था। जब गवर्नमेंट ने इतने सारे नोट छाप दिए कि सब नोट्स की वैल्यू ही ख़त्म हो गई। नोट्स को काउंट करने के बजाय वे करने लगे, यानी तोलने लगे। जैसे कि मुझे एक टॉयलेट पेपर खरीदना हो तो 1 kg नोट्स को देना होगा, यानी मुझे कुछ वेजिटेबल्स या कुछ सामान खरीदना हो तो मुझे उसके अकॉर्डिंग उतने किलोज ऑफ नोट्स देना होगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया है कि सारी पावर सेंट्रलाइज्ड है, गवर्नमेंट के पास है और वो हमारे नोट्स को बंद भी कर सकती है और जितने चाहे उतने नोट्स प्रिंट भी कर सकती है, यानी छाप भी सकती है कि जितने चाहे उतने नोट्स को प्रिंट भी कर सकती है। टिल 2009 तक किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या हो सकता है, पावर को सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज्ड कैसे किया जा सकता है। लेकिन 2009 में एक पेपर पब्लिश किया गया जिसके ऑथर थे सतोशी नाकामोटो और उन्होंने इस प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया और बिटकॉइन नाम की एक करेंसी को लॉन्च कर दिया। आज तक किसी को नहीं पता है सतोशी नाकामोटो एक्चुअल कौन है, एक इंसान है, एक ग्रुप है या एक लड़का है या लड़की है या कौन है, किसी को पता नहीं। 2009 से 2011 तक इस नाम से बहुत सारे पोस्ट इंटरनेट में पोस्ट किए गए, लेकिन 2011 के बाद सतोशी नाकामोटो गायब हो गए, लेकिन बिटकॉइन अभी भी चल रहा है। एनीवेज सवाल ये है कि सतोशी नाकामोटो ने सल्यूशन क्या दिया करेंसीज को मैनेज करने के लिए। उन्होंने सबसे पहले ये सल्यूशन दिया है कि किसके पास कितने पैसे यानी कितने बिटकॉइन है, ये इंफॉर्मेशन एक गवर्नमेंट सर्वर पर नहीं, बहुत सारे
कंप्यूटर सर्वर्स पर होने चाहिए, जिससे कि एक आदमी या एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन के पास सारा कंट्रोल ना रहे। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि ये सारी ट्रांजैक्शंस को हम कोई भी देख सके, यानी ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी हो। मैं आपको ये एक बेहतर एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लॉकचेन के वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कितने टाइम में हो रहे हैं और उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू कितनी है। सो ये ट्रांजैक्शन लिंक टू लिंक होते हैं, पीयर टू पीयर होते हैं। इसमें किसी एक इंडिविजुअल या किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है, बट ट्रांजैक्शन डिटेल्स बहुत ही ट्रांसपेरेंट होते हैं। सो ये दो सोल्यूशन हमें मिल गए, जिससे हमारी ट्रांजैक्शन या हमारी करेंसी सिस्टम सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज्ड हो सकती है। नेक्स्ट, मे बी आपको ये सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि बैंक में तो हमें पता है ये एक क्लोज सिस्टम है, इसको हैक करना मुश्किल है, लेकिन ये जो प्रपोज सिस्टम है BTC का, वो एक ओपन सिस्टम है जिसको हैक करना आसान है। और दूसरा सवाल में भी आपके माइंड में आता होगा कि बैंक में तो सारी ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट अपडेट करती है, लेकिन इस सिस्टम में ट्रांजैक्शन को कौन अपडेट करेगा। सबसे पहले हम समझते हैं ये सिस्टम हैक ना हो सके, इसलिए इसके लिए सतोशी नाकामोटो ने क्या सलूशन दिया है। एक ये है कि ये सारे रिकॉर्ड्स एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स में मेंटेन है, इसलिए किसी हैकर को सिर्फ एक कंप्यूटर को नहीं बल्कि बहुत सारे सर्वर को एक साथ अटैक करना पड़ेगा, जो बहुत ही मुश्किल काम है, यानी बहुत ही मुश्किल है। एंड दूसरा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो सतोशी नाकामोटो ने दिया था कि वो है प्रूफ ऑफ वर्क। यानी मान लीजिए अगर आप मुझे एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र करते हैं, उस वक्त मुझे बिटकॉइन नहीं मिलेगा। इसके लिए 2 to 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले आपकी ट्रांजैक्शन अनकन्फर्म्ड हो जाएगी, मुझे अभी अमाउंट नहीं मिलेगी। कुछ लोगों को एक पज़ल सॉल्व करना पड़ेगा, जो पज़ल सॉल्व करेंगे उसके बाद ही मेरी ट्रांजैक्शन अप्रूव होगी और मुझे एक बिटकॉइन मिलेगा जो आपने मुझे ट्रांसफ़र किया था। अब आप बोलेंगे ये पज़ल क्या बेकार चीज़ है, कोई हमारे लिए पज़ल क्यों सॉल्व करेगा। एक्चुअली सतोशी नाकामोटो चाहते थे कि कोई एक अच्छे लेवल का हैकर भी आ जाए जो एक साथ सारे सर्वर को चेंज करने की हिम्मत रखता हो। उसके लिए भी ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एक ट्रांजैक्शन को अपडेट करने के लिए कुछ टाइम वेस्ट किया जाए जब तक ट्रांजैक्शन अपडेट होगी। इसलिए उन्होंने इस आइडिया को दिया, जो भी इस ट्रांजैक्शन को अपडेट करने के लिए पज़ल को सॉल्व करेगा, उसके बदले में उसे एक छोटी सी फीस दी जाएगी और पज़ल सॉल्व करने के बाद ही ट्रांजैक्शन अपडेट होगी। और इन लोगों को हम माइनर्स बोलते हैं। माइनर्स वो लोग हैं जो कंप्यूटर पज़ल को सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में माइनर्स को नहीं बल्कि कंप्यूटर को ही पज़ल को सॉल्व करना होता है। हम भी माइनिंग या पज़ल को सॉल्व कर सकते हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड वेबसाइट हैं अवेलेबल हैं जो ये माइनिंग में हेल्प करती हैं। तो एक बार शॉर्ट में हम बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज को दोबारा समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा था वैल्यू एक्सचेंज एक सामान से दूसरे सामान से होती थी, दैट इज बार्टर सिस्टम।
और सिस्टम चेंज हुआ, गोल्ड और प्रेशियस मेटल के बदले में सामान एक्सचेंज होने लगा और फिर लोग गोल्ड बैंक में डिपॉजिट करने लगे करेंसी नोट्स के। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, जब बिटकॉइन लॉन्च किया गया किसी को भी बिटकॉइन में बिलीव नहीं था। हेन्स नाम के आदमी ने एक पिज़्ज़ा वाले को 10,000 बिटकॉइन दे के, जिसने बिटकॉइन के बदले में पिज़्ज़ा खरीदा था, जिसकी वैल्यू आज 4200 करोड़ है। काश वो पिज़्ज़ा वाले आप होते। अच्छा, नाउ ऑन अ सीरियस नोट, क्रिप्टो करेंसीज के ड्रॉबैक्स भी हैं। हमें नहीं पता आगे इसकी वैल्यू कैसे रहेगी। आज आपने इसमें 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो वो नेक्स्ट 1 लाख हो जाएगी या 0, बट हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। पता नहीं ये एक्चुअली वर्ल्ड फ्यूचर हो। सो अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आप लूज़ कर सकते हैं। बाकी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड और नॉलेज लेते रहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। मुझे मोटिवेशन मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी आपके साथ से। थैंक यू सो मच।